नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस बेस्ड गवर्नेंस, अध्यादेश आधारित अभिशासन। दोस्तों, आए दिन आप लोग देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टसल बना हुआ है। लगातार कुछ ना कुछ इसमें है कि दिल्ली सरकार ने ये कर दिया और केंद्र सरकार ने ये कर दिया, दोनों सुप्रीम कोर्ट के पास गए, यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो आज हम पूरा मुद्दा समझेंगे, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल क्या चलती रहती है, और जो इससे हमारा जो मेन संवैधानिक इशू निकल के आता है कि अध्यादेश आधारित शासन, ये सही है या गलत है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार अध्यादेश लाके दिल्ली सरकार के ऊपर कुछ चीज़ें थोपने की कोशिश कर रही है। तो यही हमको समझना है कि जो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन होता है, उसमें ये जो ऑर्डिनेंस बेस्ड ऑर्डिनेंस होते हैं या जो मतलब कि अध्यादेश होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है और ये सही होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ों की हमको चर्चा करनी है। तो देखिए, भारतीय संविधान में दोस्तों आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, और यहाँ पे आर्टिकल 213 है राज्य के लिए वहाँ अध्यादेश लाने के लिए। तो दोनों है आर्टिकल हमारे संविधान में अध्यादेश के विषय में दिया गया है। लेकिन अध्यादेश एक तरीके का टेम्पररी कानून है। देखिए, विधेयक जो होते हैं, जो हमारे मतलब कि लॉ होते हैं, या कोई भी ये अमेंडमेंट हुआ, कोई भी रूल हुआ, कुछ भी कानून हुआ, बिल हुआ, ये सब कहाँ बनते हैं? ये सब हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो सदन होते हैं उनमें बनते हैं। लेकिन कभी कभी जब सदन कार्य में नहीं होता है, अपनी कार्रवाई में नहीं होता है, तो और किसी चीज़ की अचानक हमको ज़रूरत पड़ गई कि वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और उसको लाना ही पड़ेगा, तो सरकार क्या करती है, उसके लिए हमारे आर्टिकल 123 और 213 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि आप ऑर्डिनेंस लाके उस ज़रूरी विषय या जो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार मतलब लाना ही पड़ेगा, और सदन अपनी कार्रवाई में नहीं है, तो उसके लिए हम अध्यादेश लाकर अपना काम चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये है कि अगर आपने जो अध्यादेश लाया, उसके लिए 6 महीने का समय होता है, और 6 महीने के बाद आपको वो चीज़ें सदन में प्रस्तुत करनी होगी जो जिस चीज़ के विषय में आपने अध्यादेश लाया है। और अगर 6 महीने के विषय अंदर अगर वो पास नहीं होता है सदन से, तो वो अपनी उपयोगिता खो देगा जो अध्यादेश रहेगा, और फिर से पुनः वो मतलब कि जो पहले की चीज़ें थी वो बहाल हो जाएंगी। लेकिन अगर संसद पास कर देती है या विधायिका पास कर देती है, तो वो ऑर्डिनेंस कानून बन जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस हमारे संविधान में दिया गया है। लेकिन अब होता क्या है, ये संवैधानिक प्रक्रिया तो है, लेकिन दिक्कत क्या है, अब जो सरकारें होती हैं वो ये जो ऑर्डिनेंस दिया गया है, ये भी समकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दिया गया है। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, ये जो ऑर्डिनेंस लाती हैं, ऑर्डिनेंस की साथ मेन जो दिक्कत होती है कि उनकी विषय वस्तु क्या है दोस्तों। विषय वस्तु कहने का क्या मतलब है मेरा, कि भाई क्या इतना ज़रूरी था, या उसकी जो जिस चीज़ के लिए ला रहे हैं आप, वो आपातकालीन चीज़ है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। सरकारें करती क्या है कि जानबूझ के कि सदन में चर्चा ना हो, सदन को बाईपास करके सदन में वोटिंग ना करानी पड़े। क्योंकि होता क्या दोस्तों, जैसे एक सदन, 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो लोकसभा में संसद का बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो कानून बनाने के लिए दोनों सदन की ज़रूरत है। तो सरकार करती क्या है कि ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो सदन है उनको बाईपास करती है, कि मतलब हमको सदन में ये पास करवाना ही ना पड़े, डिस्कशन ना करवाना पड़े, वोटिंग ना करवानी पड़े, क्योंकि हमारा बहुमत नहीं है। तो और ये कानून 6 महीने तक चल सकते हैं। तो 6 महीने तक उन कानूनों का खूब दुरुपयोग होता है सरकार के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कि क्या मतलब पास होता है कि नहीं पाता, वो छोड़ देते बात के लिए। लेकिन 6 महीने के इतना कुछ निर्णय ले लेते हैं कि उससे मतलब कि जिसके लिए लाया जाता है ऑर्डिनेंस, वो उनका काम पूरा हो जाता है। तो देखिए, हमारा इशू यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो मतलब कि दिल्ली सरकार है, उसके बीच में टसल है, उसको समझना है। तो देखिए, इधर 69th संविधान संशोधन अधिनियम के बाद आर्टिकल 239 ये लाया गया। इसमें इसके तहत किया क्या गया, इसके तहत दिल्ली सरकार को स्थापित किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट को स्थापित किया गया, और ये कहा गया कि 70 मेंबर की असेंबली वाली एक दिल्ली सरकार होगी, जिसको सारे मामले में कानून बनाने का हक होगा। केवल 3 मामले, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और दिल्ली पुलिस का मामला, इन तीनों विषय को छोड़ के दिल्ली सरकार किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और इस तरह क्यों किया गया, क्योंकि दिल्ली एक मतलब कि कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी है। तो बहुत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह हक होना ही चाहिए कि भाई राजधानी है, तो ये वाले इशू, वहाँ पुलिस वगैरह के इशू, लैंड के इशू, पब्लिक ऑर्डर के इशू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और बाकी कानून जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है वो बना ले। तो ये नॉर्मल प्रोसेस चलता आया। मदन लाल खुराना हुए, चाहे शीला दीक्षित हुई, ये जब सीएम थे तब कोई भी दिक्कतें इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं राज्य सरकार के बीच, दिल्ली सरकार के बीच किसी तरीके का टसल नहीं आया। लेकिन जब केजरीवाल मतलब की सरकार में आए, तो अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य की गवर्नमेंट है वो अलग अलग हो गई। अलग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बीजेपी की सरकार, और यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी की सरकार। तो इस चीज़ से टसल चालू हो गई।
और इसी टसल को करने मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, जो एलजी को उन्होंने अपॉइंट किया है, एलजी की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, और दिल्ली में एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो सारी इशू को देखता रहता है। तो उसके थ्रू वो क्या करता था कि मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, चाहे ये नजीब जंग रहे हो या बैजल रहे हो, ये सब लोग क्या करते थे कि कोई भी मामला हो, छोटा बड़ा मामला हो, वो राष्ट्रपति को रिफ़र कर देते थे कि दिल्ली के लिए आप राष्ट्रपति को देखें, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर का इशू हो, लैंड का इशू हो, दिल्ली पुलिस का इशू हो, चाहे ना हो, दिक्कत यहीं से चालू होती थी। तो इस दिक्कत के खिलाफ जब 2000 मतलब चालू हुई, तो 2015 में केजरीवाल गवर्नमेंट या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ऐसा है, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त है, उसको किसी भी विषय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं करेगा वो, और केवल उसी विषय को वो प्रस्तुत करेगा जो भूमि, पब्लिक ऑर्डर और दिल्ली पुलिस से संबंधित होंगे। हो क्या रहा था, वो बार बार वही चीज़ें हर छोटे विषय को राष्ट्रपति को पहुंचा दे रहे थे कि राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले। तो इसी की वजह से केजरीवाल इरिटेट होकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई केवल उन्हीं विषय को भेजा जाए जो 3 विषय से संबंधित हो, बाकी विषय को ना भेजा जाए। फिर भी लगातार यही होता रहा। 2000 मतलब क्या, उससे जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, तो फिर भी केंद्र सरकार नहीं मान रही थी, और इसी को नहीं मानने के चक्कर में केंद्र सरकार ने 2021 में एक मतलब कि एक्ट पारित कर दिया, जिस एक्ट को क्या कहते हैं, GNCTD एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एक्ट, ये पास कर दिया। अब इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कहा कि दिल्ली सरकार जो भी निर्णय लेगी उसमें एलजी की अनुमति अनिवार्य होगी। देखिए ये कर दिया कि दिल्ली सरकार की कोई जो भी निर्णय होगा उसमें सिर्फ केजरीवाल नहीं ले सकते, उसमें जो एलजी हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी परमिशन अनिवार्य होगी। अब इसको देख के केजरीवाल और भड़क गए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में गए, और जो DY चंद्रचूड़ जो आज हमें CGI हैं, इनकी बेंच पे, और 2022 में जब ये गए तो उन्होंने 11 मई 2023 को फिर वही वाला निर्णय दिया जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि एलजी की ताकत ऐसी नहीं है, एलजी केवल 3 मामलों में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है, बाकी सारे मामले दिल्ली सरकार ही देखेगी। ये निर्णय हुआ। उसके बाद फिर जब मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपने ईगो पे ले लिया, फिर ऑर्डिनेंस, अभी कुछ दिन पहले फिर ऑर्डिनेंस लाया गया कि दिल्ली सरकार को गवर्न करने के लिए या उसकी सर्विसेज जो होती है उनका ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई भी निर्णय अगर लेने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिव होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के सचिव होंगे, दिल्ली के सीएम होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के सीएम जो सचिव होते कौन नियुक्त करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार का सचिव वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उनसे इशू तो बना ही रहता है, और सीएम तो अब निर्णय कैसा होगा, बहुमत के आधार पर। तो बताइए निर्णय होगा क्या? उसके बाद मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी होगी। उसके बाद वो जो केजरीवाल हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला हाल ही में आया है। देखिए अब क्या हुआ, ये सारा इशू हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि मेन इशू क्या है। तो इससे हमारा जो मेन इशू निकल के आता है कि जो ये ऑर्डिनेंस बार बार लाया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस तो ये होता है भाई कि जो कानून है वो संसद के थ्रू ही बन के आएंगे, क्योंकि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया है। अगर वो लोग कानून नहीं बनाएंगे, उनका कानून बनाने का मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से हम ही कानून बना रहे हैं। उस प्रोसेस को न फॉलो करके आप सदन को बाईपास करके जब कानून बनाते हैं, तो क्या वो सही होता है कि गलत होता है, ये हमारा विषय है। तो जितना हमने अपनी अभी बैकग्राउंड में समझा, अब मोटे मोटे तौर पर उसको मतलब कि ये लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 239A डाला गया है, जो मैंने अभी बताया। हुआ क्या था कि 1987 में एक समिति बनाई गई, बाल कृष्णा समिति, इस बात के अध्ययन के लिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए या नहीं। तो इसने निर्णय किया दिया मतलब कि बाल कृष्ण सरकार ने कि नहीं, पूर्ण राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। और इसी वजह से 69th संविधान संशोधन हुआ, और एक मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट जो अस्तित्व में आई, और आर्टिकल 239A डाला गया। इसमें कहा गया कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दिल्ली का एक प्रशासक उप राज्यपाल होगा, और एक मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें सीएम होगा और अन्य मंत्री होंगे। ये सारी चीज़ 69th अमेंडमेंट से कहा गया। दिल्ली मतलब कि विधानसभा दिल्ली क्षेत्र के विकास के लिए राज्य एवं समवर्ती सूची के हर विषय पर कानून बना सकेगी। मतलब कि दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली विधानसभा जो है, ये मतलब कि दिल्ली के विकास के लिए हर विषय पे कानून बना सकेगी, जो राज्य सूची के विषय हो और जो समवर्ती सूची के विषय में। 3 सूचियाँ होती हैं दोस्तों, कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो केंद्र सूची के विषय में केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के विषय में दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसी तरह दिल्ली को एक राज्य माना गया, और राज्य के तहत, पूर्ण राज्य तो नहीं लेकिन राज्य के तहत जो राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, उसमें दिल्ली सरकार कानून बना सकती है, लेकिन 3 विषय को छोड़कर, भूमि,
पुलिस पुलिस भूमि और लोक व्यवस्था, इन विषयों को छोड़कर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। तो होता क्या था कि जब इन तीनों विषयों को छोड़ के दिल्ली सरकार किसी भी विषय पे कानून बना सकेगी, तो जैसे मान लो किसी एसडीएम का ही ट्रांसफ़र करना होता है, तो एसडीएम को जब ट्रांसफ़र करना होता है तो दिल्ली सरकार क्या कहती थी कि ये तो हमारे डेली रूटीन का विषय है भाई, कि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र, अच्छा नहीं कर रहा तो इधर दूसरी जगह ट्रांसफ़र, ये हम तो कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि ये लोक व्यवस्था का विषय है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये लोक व्यवस्था का विषय है और आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और दिल्ली सरकार कहती है कि लोक व्यवस्था का विषय नहीं है, डेली रूटीन का विषय है, कोई अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देती थी। और दूसरी बात, जैसे कोई भी दिल्ली सरकार ने कोई भी रूल लाया, बस कंडक्टर की नियुक्ति करनी है, तब भी उस विषय को लेकर एलजी राष्ट्रपति को रिफर कर देते थे। तो इन सब विषयों को लेकर इस तरह जैसे आईएएस आईपीएस ये सब ऑफिसर हैं, लैंड है, इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मतलब कंट्रोल है, उनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब दिल्ली सरकार कोई कानून लेके आई, अब उस कानून को कौन करेगा? एग्जीक्यूट करेगी जो मतलब कि हमारी कार्यपालिका है, जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं, यही सब तो एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब वो क्या करते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से काम करते थे, मतलब कि सारा मतलब कि हक उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। तो ये जो डायलेमा बना रहता था लगातार, और इस डायलेमा के चक्कर में से केजरीवाल सरकार काम नहीं कर पाती थी। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ऐसा ऐसा होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का 2018 में ये जजमेंट आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में क्या कहा कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, और उपराज्यपाल हर एक विषय को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है कि अब कोई भी विषय मुंह उठा के राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं। केवल उन्हीं विषय को प्रस्तुत करना है जो कि महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण के विषय हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर भी वही मतलब कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही थी। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मतलब कि इसको खारिज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि आदेश आया, इसको खारिज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में केंद्र सरकार ने GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ये पारित किया। और इसमें पारित क्या किया और कहा क्या इसमें कि हर एक गाइडलाइंस या निर्णय पर एलजी का परामर्श लेना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर दिल्ली सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कुछ भी करती है, तो उस पर एलजी का परामर्श अनिवार्य होगा, एलजी की मुहर लगनी ज़रूरी होगी। कार्यपालिका निर्णय पर एलजी की विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। अगर कोई कार्यपालिक निर्णय है, किसी का ट्रांसफ़र करना है, किसी की नियुक्ति करनी है, कुछ कानून को लागू करवाना है, इस तरीके का अगर कोई भी निर्णय होते हैं तो उस पर एलजी की विवेकाधीन शक्तियाँ होंगी। और हर एक उस विषय पर जिस पर दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है। इसमें इतनी बड़ी बात कह दी गई कि दिल्ली विधानसभा कोई भी निर्णय जो कानून बनाती है, उससे जो भी कार्यपालिक विषय है उससे संबंधित, उसमें हर एक विषय पे जो एलजी होगा उसको विवेकाधीन शक्तियाँ होंगी। तो दिल्ली सरकार का तो कोई अस्तित्व नहीं रह गया कि विवेकाधीन शक्तियाँ को कोई बता ही नहीं सकता कि क्या शक्तियाँ हैं। तो उसका जो मन करेगा वो मतलब कि एलजी का जो मन करेगा वो करेंगे। और क्या कह दिया, एलजी की कुछ विषय हो को जैसे विवेकाधीन ढंग से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एलजी अपने मन से, एलजी जो चाहे अपने मन से उस पर निर्णय दे सकते हैं, और जो भी अगर उनका मन करता है तो हर उस विषय को या उनका मन के हिसाब से अपने विवेकाधीन के हिसाब से राष्ट्रपति के लिए कोई भी विषय को आरक्षित कर सकते हैं। ये निर्णय मतलब इस कानून में लाके बना दिया केंद्र सरकार ने। अब ये जाहिर सी बात है कि ये केजरीवाल सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, और केजरीवाल सरकार इस नियम के तहत कोई काम कर नहीं पाएगी। हर उस विषय को लेके एलजी राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे या दिल्ली सरकार के जो ऑर्डर होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर 2000 जब मतलब कि ये केजरीवाल गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गई, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पास गई जब, तो उनका जो मतलब कि DY चंद्रचूड़ जो CJI आज इनकी बेंच के सामने निर्णय हुआ, और 2023 में ये SC का निर्णय 11 मई को फिर से आया। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिल्ली के प्रशासन है तो उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ होगी। जो आपने कहा उस एक्ट में कि विवेकाधीन शक्तियाँ होंगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर मामले में विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं होंगी, केवल उन्हीं मामले में होंगी जिन मामले में दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती। और दिल्ली सरकार किन मामलों में कानून नहीं बना सकती, वो 3 विषय हैं केवल, कि वो लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस, इन्हीं 3 विषयों पर दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती, और केवल इन्हीं 3 विषयों पर उपराज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ होंगी। दिल्ली सरकार का हक है ये ट्रांसफर ऑफ IAS ऑफिसर और अन्य अधिकारी का ट्रांसफर करना, है दिल्ली सरकार का हक है, होम मिनिस्ट्री का हक नहीं है। होम मिनिस्ट्री का हक केवल लोक व्यवस्था को मतलब कि मैनेज करना है, भूमि को मैनेज करना है, पुलिस को मैनेज करना है, लेकिन ये ट्रांसफर करना किसी भी तरीके से लोक व्यवस्था का इशू नहीं है, डेली रूटीन का विषय किसी गवर्नमेंट का इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। अब ये इशू से काम होने लगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अपने ईगो के हिसाब से एक और जो ऑर्डिनेंस लेके आ गई, दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस NCT, मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 इसको बोला गया। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया, इसमें क्या लिखा है, इसमें यह कहा गया कि दिल्ली की जो सर्विसेज पर निर्णय लेने
निर्णय लेने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। मतलब ना सेंट्रल मतलब कि सीएम निर्णय लेंगे दिल्ली के, ना मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक अथॉरिटी बनेगी और वही अथॉरिटी सारे निर्णय दिल्ली की सर्विसेज पर लेगी। तो इसमें कहा क्या गया, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी इसका नाम होगा। इसमें 3 सदस्य होंगे, एक तो सीएम होंगे, एक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे और होम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। अब ये निर्णय जो होगा ये मेजॉरिटी के हिसाब से होगा। तो इसी के हिसाब से जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से जो ट्रांसफ़र है, जो टीचर है, मतलब कि इन सब का जो ट्रांसफ़र होगा उनकी नियुक्ति होगी तब डिसाइड होगी बहुमत के आधार पर। अब जाहिर सी बात है ये दोनों तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही हैं और सीएम अकेला पड़ जाएगा, तो कहाँ से बहुमत के आधार पर उसके फेवर में ये निर्णय जाएगा। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। तो इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है। तो हमारा ये पूरा इशू था। तो ये एक इशू है। इसके पीछे के जो सवाल बनेंगे दोस्तों वो ये बनेंगे अध्यादेश आधारित अभिशासन पे, कि बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो अध्यादेश लाके इस तरह का काम कर रही है तो क्या वो सही है, नहीं सही है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ हमारा मेन इशू है। अब इसके विषय में देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। और गवर्नेंस का मतलब है कि अभिशासन, जो चीज़ें प्रक्रिया में होनी चाहिए लोगों को सहूलियत के लिए, वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसको जो गौतम भाटिया हैं, जो मतलब हिंदू में आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने उसको ट्रिपल टेस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से जज किया है कि अगर ये चीज़ें हैं तो अकाउंटेबिलिटी है, और अगर अकाउंटेबिलिटी है तो वहाँ पे गवर्नेंस है। देखिए वो तीनों चीज़ें हैं क्या। एक तो कार्यपालिका जो है वो कैबिनेट के निर्णय के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए। उसका काम होना चाहिए कि कैबिनेट का जो निर्णय है उसको लागू करवाना। इसी तरीके से कैबिनेट किसके प्रति होनी चाहिए, कैबिनेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, जो विधानसभा है, उसके निर्णयों के प्रति उसको कृतज्ञ होना चाहिए। और जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको लोगों के प्रति कृतज्ञ रहें, उनके मुद्दों के प्रति कृतज्ञ रहें। अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो होती हैं तो ये समझा जाएगा कि हमारा जो मतलब कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर ढंग से निभाते हैं तो ये कहा जाएगा गवर्नेंस है। और नहीं तो फिर अगर इनमें से कोई भी बात पास होता है तो उसको कहा जाएगा कि ये मिस गवर्नेंस है। और यहाँ का जो मतलब की व्यवस्था वो जीवंत नहीं है, वो मतलब कि अपने एक हिसाब से ही चल रही है, जो मिस यूज़ का एग्जाम्पल माने जाएंगे और जो गवर्नेंस के एग्जाम्पल नहीं माने जाएंगे। तो हो क्या रहा दोस्तों, अब देखिए जो ये विधानसभा है, जो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये कैबिनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इसको लेजिस्लेटिव असेंबली को बाईपास करके डायरेक्ट कानून बनाए जा रहे हैं। जब डायरेक्ट कानून बनाए जा रहे हैं तो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली को बाईपास कर दिया। तो अब जब इस तरीके से किया गया तो जो अकाउंटेबिलिटी का जो ट्रिपल टेस्ट है ये फेल हुआ, क्योंकि आपने कैबिनेट के प्रति जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कृतज्ञता है वो तो शो नहीं हो रही। अब अगर शो नहीं हो रही तो ये अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं तो ये गवर्नेंस जो होगा वो गवर्नेंस नहीं होगा, वो मिस गवर्नेंस होगा एक तरीके का। तो ये इन्होंने एक शो बताया कि एक तरीका है कि आपके यहाँ गवर्नेंस या अकाउंटेबिलिटी है नहीं, उसको जज करने के लिए। और ऑर्डिनेंस जो होते हैं दोस्तों वो क्या है, अंतिम स्तर पर लाए जाने चाहिए। इतनी जल्दबाजी क्या होनी चाहिए कि आप मतलब कि छोटे छोटे विषयों के लिए भी गवर्नेंस लाएँ, मतलब कि ये चीज़ें ऑर्डिनेंस लाएं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया था कि उसके बाद हुआ क्या कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस आईएएस ऑफिसर ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि ये कह के कि हमको जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि ये केजरीवाल गवर्नमेंट ने बताया कि भाई ये जा ही नहीं रहे। तो उसके 8 दिन बाद ही ये अध्यादेश ला दिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वही है कि जब इस तरीके की चीज़ लाई जाएंगी तो कहाँ से अकाउंटेबिलिटी की चीज़ें रह जाएंगी। ये तो अंतिम स्तर पे होना चाहिए, जो कि अगर कोई विकल्प ही ना बचाओ। तो देखिए ये चीज़ें पढ़ लीजिए, वही चीज़ जो मैंने समझाया वही चीज़ लिखिए। अब इन शासन में पारदर्शिता है तो सिविल सेवकों को कैबिनेट के प्रति, कैबिनेट को विधानसभा के प्रति एवं विधानसभा को मतदाता के प्रति संवैधानिक सोचता को निर्धारित करना चाहिए, ताकि भारत में अभिशासन के आयाम देखने को मिले। बिल्कुल सही बात है कि जो मैंने बताया, सभी एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ हों तभी ये अभिशासन के आयाम देखने को मिलते हैं। लेकिन इस अध्यादेश आधारित अभिशासन उपरोक्त व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। वही अगर इस तरह से करोगे, अध्यादेश बार बार लाओगे हर एक विषय पे, तो आप किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली को बाईपास करोगे तो ना अकाउंटेबिलिटी रहेगी और ना गवर्नेंस रहेगा। अब देखते हैं कि अध्यादेश, ये हमने जो इशू था जो वो पढ़ लिया। अब पॉलिटी से संबंधित या संविधान से संबंधित जो बातें हैं इसके पीछे, वो चीज़ देख लेते हैं कि अध्यादेश से संबंधित जो पक्ष हैं वो चीज़ें, मतलब कि हमारे संविधान में क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ऑर्डिनेंस जो है किसी तरीके से ये मतलब कि गैर लोकतांत्रिक या गैर संवैधानिक नहीं है कि ऑर्डिनेंस ला दिया तो गलत कर दिया। ऑर्डिनेंस लाना गलत बात नहीं है, ये सरकार का अधिकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। संविधान में हमारे प्रोविज़न हैं कि जितनी बार भी चाहें वो ऑर्डिनेंस ला सकती हैं, ये गलत नहीं है।
लेकिन ऑर्डिनेंस का जो विषय होता है, जो टाइमिंग होती है कि आप कैसा ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, किस तरीके से ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, उसको चुनौती दी जा सकती है। मतलब कि आपका जो इंटेंशन है ऑर्डिनेंस लाने का, उसको चुनौती जा सकती है, लेकिन ऑर्डिनेंस लाने की प्रक्रिया या उसका जो मतलब कि केंद्र और सरकार का या राज्य सरकार का जो अधिकार है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो देखिए, ऑर्डिनेंस जो है, हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 123 में केंद्र के लिए और 213 में राज्य के लिए ये प्रावधान ऑर्डिनेंस के हैं। तो अध्यादेश जो है एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक मतलब कि ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। वो जो मैंने बताया, ये किसी तरीके से गैर लोकतांत्रिक नहीं है, ये सरकारें ला सकती हैं। ये एक तरीके के टेम्प्ररी या अल्प समय के लिए बनाए गए कानून है, और ये विषय जो होगा वो आकस्मिक विषय होना चाहिए। जैसे तो ये चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं, लेकिन वही है कि इसका दुरुपयोग क्या है कि बिना आकस्मिक विषय नहीं होता, किसी भी विषय पे जो केंद्र सरकार चाहती है उस विषय को पे लाके बिना चर्चा करवाए कि हम मतलब कि जो पार्लियामेंट है हमारी उसको बाईपास करके डायरेक्ट कानून बना दें, और किसी राज्य के खिलाफ या राज्य मतलब कि परेशान करने के लिए कुछ भी इंटेंशन हो सकता है, उसके लिए ये सरकारें ऑर्डिनेंस लाती हैं। तो ये किसी तरीके से मतलब कि गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनी है। बस इंटेंशन और जो विषय वस्तु है वो टाइमिंग, ये सब पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो एक केस हुआ था ऑर्डिनेंस के विषय में। इस केस में यही बात कही गई थी जो हमने मतलब की बात की कि इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति जो है कम से कम वो खुद सेटिस्फाई हो, खुद विचार करे, मंथन करे, तब उस चीज़ पे कानून, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तो उस चीज़ पे कानून फिर लाए वो। तो ऑर्डिनेंस के विषय में एक ही रॉय केस में क्या कहा गया कि ऑर्डिनेंस किन विषयों में लाया जाना चाहिए, इसके विषय में एक ही रॉय केस में बात की गई। इसमें कहा गया कि अध्यादेश को प्रख्यापित करना केंद्र सरकार के द्वारा एक निर्विवादित संवैधानिक अधिकार है। मतलब कि अध्यादेश लाना केंद्र सरकार का निर्विवादित संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अध्यादेश की विषय वस्तु आपातकालीन विषयों में से है या नहीं है, क्योंकि अध्यादेश जो है आपातकालीन जो मतलब की जरूरत पड़ गई उसी के लिए लाया जाना चाहिए। रेगुलर काम के लिए अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के सदन का इंतजार करना चाहिए और उस पर फिर मतलब बहस करके तब कानून बनाए जाने चाहिए। एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने हो तो किसी आकस्मिक कानून की आवश्यकता है कि नहीं है, ये सब चीज़ें अध्ययन कर लें, उसके बाद ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि एक्ट और बिल ये जो होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। एक्ट बिल में और ऑर्डिनेंस में इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि मतलब कि ये जो होते हैं एक्ट और बिल, ये संसद से बनते हैं, और ऑर्डिनेंस जो है ये राष्ट्रपति द्वारा संसद को पास करके, संसद को बाईपास करके लाया जाता है। तो इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो एक्ट और बिल जो होते हैं इनमें संसद की भूमिका होती है, ये संसदीय अभिशासन है। मतलब कि अगर एक्ट और बिल बनाना है तो जो संसद है या हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनसे पास होकर दोनों सदन में जाएगा, हमारा बाई कैमरल जो सदन है, दोनों सदनों में जाके फिर एक्ट या बिल बनेंगे। लेकिन जो इससे क्या होगा, जब पार्लियामेंट में जाएगा तो डिबेट भी होगी, डिस्कशन भी होगा, वोटिंग भी होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। जो विपक्ष है वो मतलब कि अपनी राय भी प्रस्तुत कर पाएगा कि भाई ये इसमें ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है दोस्तों तो इसमें कार्यपालिका की भूमिका होती है। इसमें संसद या जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बाईपास कर दिया जाता है, और सरकार जिसको चाहती है और राष्ट्रपति के थ्रू जो कानून बनवाना चाहती है वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस गलत नहीं है, सिर्फ वही बात है कि विषय की बात है, टाइमिंग की बात है, अगर वो चीज़ें गलत हैं तब फिर ऑर्डिनेंस को गलत कहा जाएगा। नैतिक रूप से गलत है, संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। और राष्ट्रपति खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, राष्ट्रपति केवल मोहरा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति कम से कम पढ़े, उस चीज़ को समझें, उसके बाद अगर सही है तब ऑर्डिनेंस लेके आए। कि केंद्र सरकार केवल कह दे उस विषय पे आप ऑर्डिनेंस लेके तुरंत आ जाते हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो इस तरीके के जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनको कार्यपालिका की भूमिका होती है। एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस इसको बोला जाता है, इसको संसदीय गवर्नेंस बोला जाता है, या कैबिनेट गवर्नेंस इसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस को। इसमें डिस्कशन और डिबेट जैसा कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता, क्योंकि संसद को बाईपास कर दिया जाता है। विपक्ष की कोई भूमिका नहीं, इसमें ऐसा कुछ बात ही नहीं होती है। एक केस है जो देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है यही ऑर्डिनेंस को लेके, DC वाधवा केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 में। हो क्या रहा था 80 के दशक में, 1980 के दशक में मतलब कि कम से कम 250 या 250 से ज़्यादा अध्यादेश लाए गए थे। तो उसमें मतलब कि तो अभी हमारे संविधान में जो मतलब कानून है, उसका संविधान में जो प्रोविज़न है उसमें है क्या कि आर्टिकल 114(3) मतलब कंटिजेंसी फंड, मतलब कि जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है, तो केवल इसी विषय को छोड़ के हर विषय पे अध्यादेश लाया जा सकता है। इस विषय के मतलब कि जब अगर भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट पैसा निकालती हैं तो पैसा निकालने का जो विषय है उस विषय के लिए आपको विधेयक लाना ही पड़ेगा। विधेयक के माध्यम से ही, संसद में चर्चा के माध्यम से या संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से ही आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो विनियोग विधेयक ला के ही आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। आप इसको पैसा निकालने के लिए अध्यादेश ला के नहीं कर सकते, और इसके अलावा आप किसी भी विषय पे अध्यादेश ला सकते हैं। तो यही हो रहा था कि
बार बार 1980 के दशक में 250 से ज़्यादा अध्यादेश बिहार गवर्नमेंट के लाए गए, और हो क्या रहा था, बार बार वही अध्यादेश। मतलब कि जैसे अगर एक अध्यादेश को आपने राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने विचार किया कि राष्ट्रपति ने सोचा कि गलत है, ये सही नहीं है, तो आपको लौटा दिया, तो अब अगर आप फिर से लपेट के वही दूसरे कागज में भर के वही कानून फिर पकड़ा देते हैं राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अब दोबारा नहीं लौटा सकते। तो इसी का बार बार सरकारें दुरुपयोग कर रही थी कि जितनी बार राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, राष्ट्रपति एक बार लौटा दें, फिर दोबारा कानून बना दें, कोई दूसरा ऑर्डिनेंस लाए, फिर मतलब राष्ट्रपति भेजें तो दूसरा मतलब राष्ट्रपति लौटा दे, फिर कानून बना दे। तो ऐसा कर करके लगातार मतलब कि सरकार परेशान कर रही थी। तो जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो हमारा अभी हमने पढ़ा, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो गवर्नेंस है, उसको फॉलो नहीं कर रही थी। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीप्रमलगेशन ऑफ सेम ऑर्डिनेंस अगेन एंड अगेन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब एक ही अध्यादेश को बार बार पुनः प्रख्यापित करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है, असंवैधानिक है, और ये ऑर्डिनेंस गवर्नेंस है। मतलब कि एक ही अध्यादेश को बार बार आप लाके वही कर रहे हो कि मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, या जो बिल और एक्ट के तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, उनको आप ऑर्डिनेंस में ला रहे हो। तो ये दोस्तों हमारा पूरा इशू था, जो दिल्ली सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल है, उससे जो निकल के हमारे सामने इशू आ रहा था ऑर्डिनेंस का। तो ऑर्डिनेंस बेस्ड गवर्नमेंट का जो इशू था, हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। इतनी जगह है इस मतलब कि PDF में, आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी आगे जो मतलब निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब चीज़ें इस पर लिख सकते हैं। आपका ये इशू जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल जोगी बाबा नाम से है, उस पर इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और फिर प्रिंट करा के इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आए आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।